नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 27वीं कड़ी में हम जानकी थेवर जी के बारे में जानेंगे। वीरों की कथाएं तो आपने बहुत सुनी है, आज मैं वीरांगना की कथा सुनाती हूँ। नारी जो एक बार सोचती है उसे पूरा करना उसका लक्ष्य बन जाता है। जब तक वह पूरा नहीं हो उसे बेचैनी हो उठती है। रानी लक्ष्मीबाई का मानना था कि अगर आपने अपने आप को कमज़ोर माना तो हवाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देंगी। उसी दुख को हथियार बनाकर आप हवाओं का रुख भी मोड़ सकती है। ऐसी एक वीरांगना, आज़ाद हिंद सेना की झांसी की रानी रेजिमेंट की वीरांगना जानकी थेवर। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने बर्मा में कप्तान लक्ष्मी सहगल के बाद झांसी की रानी रेजिमेंट की कमान संभाली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज, जिसे INA के नाम से भी जाना जाता है, उससे जुड़ी बहुत सी कहानियाँ मशहूर है। फिर भी बहुत कम लोग INA के अभिन्न अंग झांसी की रानी रेजिमेंट के बारे में जानते हैं और शायद ही किसी को उन साधारण महिलाओं के बारे में पता होगा जिन्होंने मिलकर इस असाधारण महिला रेजिमेंट को बनाया था। उन बहुत से अनसुने नामों में से एक नाम है जानकी थेवर, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। जानकी का जन्म 25 फरवरी 1925 को कोलालमपुर, मलेशिया में हुआ था। वे एक संपन्न तमिल परिवार से थी। जुलाई 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA के लिए चंदा इकट्ठा करने और सेना में स्वयंसेवकों की भर्ती करने के लक्ष्य से सिंगापुर पहुँचे। उस समय जानकी सिर्फ 16 साल की थी। यहाँ पर लगभग 60,000 भारतीयों की एक सभा को नेताजी ने जोश भरे भाषण के साथ संबोधित किया और हर किसी को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने घोषणा की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के प्रेरक शब्दों ने ही किशोरी जानकी के मन में भी उस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की अलग जगह दी, जिसे वे सिर्फ अपनी मातृभूमि के रूप में जानती थी, पर कभी भी उस सरजमी को देखा भी नहीं था। इस संघर्ष की तरफ जानकी का पहला कदम था अपनी सभी कीमती सोने के गहनों को भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए दान कर दिया, और दूसरा कदम था झांसी की रानी रेजिमेंट में शामिल होने का फैसला, जिसके लिए उन्हें अपने परिवार, खासकर अपने पिता से विरोध का सामना करना पड़ा। पर जानकी की देशभक्ति ने उन्हें अपने इरादों से हिलने नहीं दिया और काफ़ी बहस के बाद आखिरकार न चाहते हुए भी उनके पिता ने स्वीकृति दे दी। 22 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के वाटरलू स्ट्रीट पर झांसी की रानी रेजिमेंट का औपचारिक उद्घाटन हुआ। तब जानकी भारतीय राष्ट्रीय सेना की 500 लड़ाकू रानियों में से एक थी। यहाँ उनको कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में ट्रेनिंग दी गई थी। इस रेजिमेंट की दिनचर्या में रात्रि मार्च, बायोनेट चार्जिंग, सामरिक मुकाबले के साथ राइफल, मशीन गन, हथगोले जैसे अन्य हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी शामिल थी। यह ट्रेनिंग और यहाँ का माहौल बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। किसी भी मध्यम वर्गीय और संपन्न परिवार से आई हुई लड़कियों के लिए यह सब
बहुत अलग था। उन्होंने घर के सुरक्षित वातावरण को छोड़ इस कैंप के कठिन जीवन को चुना था। वे जानती थी कि इस रेजिमेंट में उनकी भूमिका उन्हें एक अलग तरह की आज़ादी दिला सकती है, उनकी अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी। अपनी ख्वाहिशों को शब्द देते हुए एक मलयालम अखबार में जानकी ने लिखा था, हम भले ही विनम्र और खूबसूरत हैं, पर कमज़ोर कहे जाने का मैं विरोध करती हूँ। ये सारे नाम हमें पुरुषों द्वारा अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए दिए गए हैं। यह वह वक्त है जब हम भारतीय दास्ता की जंजीरों के साथ साथ पुरुषों द्वारा बांधी गई जंजीरों को भी तोड़ दें। इन लड़कियों का साहस और संकल्प कुछ इस कदर था कि युद्ध के मुश्किल समय में उनमें से एक ने भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए, जबकि बहुत से पुरुष कॉमरेड और ब्रिटिश सैनिकों ने युद्ध के दौरान या तो आत्मसमर्पण कर दिया या फिर मैदान छोड़ दिया था। इस बात की पुष्टि बाद में कई आईएनए के सदस्यों और ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की थी। जानकी के हौसले व अपने लक्ष्य के प्रति सजग होने के चलते उन्हें बहुत जल्द लेफ्टिनेंट का पदभार दिया गया। 18 वर्षीय जानकी को रेजिमेंट के बर्मा दस्ते का कमांडर बना दिया गया। इसके बाद जानकी उन घायल सिपाहियों की मदद में जुट गई जो रंगून के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ब्रिटिश सेना द्वारा की गई बमबारी के कारण घायल हुए थे। बाद में जब आईएनए युद्ध से पीछे हट गया, तब वे नेताजी के साथ दलदल और जंगलों को पार कर साथी सेनानियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाती थी। ब्रिटिश सेना के युद्ध जीतने के बाद आईएनए को भंग कर दिया गया और इसके बाद जानकी मलय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेडिकल मिशन में शामिल हो गई। साल 1948 में मलयन तमिल दैनिक तमिल नेशन के संपादक अति नहप्पन से शादी कर ली। आने वाले सालों में भी लोगों की सेवा करने का उनका जोश कम नहीं हुआ। सामाजिक कल्याण के लिए महिला संगठन की राष्ट्रीय परिषद में भी सक्रिय भूमिका निभाई। अपने अथक प्रयासों के कारण ही उन्हें मलेशियाई संसद के उच्च सदन में एक सेनेटर के रूप में नामांकित किया गया। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जानकी विदेश में रहने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। 9 मई 2014 में उनका देहावसान हो गया। साहस और करुणा की मिसाल जानकी थेवर ऐसी महिला थी जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का हौसला दिखाया। ब्रिटिश साम्राज्य को हराने में आज़ाद हिंद सेना की मदद करने का उनका सपना भले ही अधूरा रह गया हो, फिर भी देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो प्रतिबद्धता दिखाई, उसके लिए उन्हें सम्मानपूर्वक याद करना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसी वीरांगना को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।